Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Ruqayya Farooq, instructor of this 1 week crash course. I hope that all of you are doing well, and I welcome all of you in the day 5 of this course. So students, as you all know that we are going with our topic of circulation and what are the learning objectives for now. सबसे पहले बात करेंगे coronary artery disease के हवाले से एंड देन इसके बाद हम बात करेंगे हार्ट अटैक के हवाले से. तो बेसिकली आज का लेक्चर जो है वो हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे दैट आर कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस एंड हार्ट अटैक. स्टार्टिंग विद एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट आर कोरोनरी आर्टरीज एंड व्हाट इज कोरोनरी सर्कुलेशन. कोरोनरी सर्कुलेशन बेसिकली इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट मसल्स. और ये किसके थ्रू होती है? कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू होती है. कोरोनरी सर्कुलेशन बेसिकली कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू होती है, जिसके तहत जो ब्लड है वो सप्लाई किया जाता है टू द हार्ट मसल्स. जिस तरह हमारी बॉडी के बाकी टिश्यूज़ को, बाकी मसल्स को, बाकी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड की नीड होती है टू फंक्शन प्रॉपरली, राइट? तो इसी तरीके से हमारे जो हार्ट मसल्स हैं उनको भी ऑक्सीजन रिच ब्लड की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना फंक्शन जो है वो सही तरीके से परफॉर्म कर सकें. और ये सर्कुलेशन किसके थ्रू होती है? कोरोनरी आर्टरीज़ के थ्रू होती है. अब कोरोनरी आर्टरीज़ की भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस हैं. सबसे पहले हमारे पास आती है राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी जो है इसके अंदर हमारे पास है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी. देन इसके बाद जो राइट कोरोनरी आर्टरी है इसमें हमारे पास आती है राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और एक्यूट मार्जिनल आर्टरी. अब अगर हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखें तो दिस इज़ द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड हियर वी कैन सी द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. इसके बाद ये हमारे पास है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, देन ये हमारे पास है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. तो बेसिकली इन आर्टरीज़ के थ्रू जो है वो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड की जाती है. अब हम ये देखें अगर कि वाई आर द कोरोनरी आर्टरीज सो इम्पॉर्टेंट, तो बात कर ली हमने कि इसकी अहमियत क्यों है. इसकी अहमियत इसीलिए है क्योंकि ये ब्लड सप्लाई करती है टू द हार्ट मसल्स. तो क्या है हमारे पास कि सिंस कोरोनरी आर्टरीज डिलीवर ब्लड टू द हार्ट मसल, एनी कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर और डिजीज कैन रिड्यूस द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द हार्ट विच may lead to the heart attack and possibly death. तो बेसिकली इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कौन सी कोरोनरी आर्टरी जो है, कोई सी भी कोरोनरी आर्टरी जो है इसके अंदर हमारे पास अगर ऑक्लूजन हो जाए, अगर कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाए, कोई भी डिसऑर्डर अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर मौजूद है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल वो अफेक्ट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या कॉज करेगा? कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर कॉज करेगा. अब कौन कौन से जो है वो हमारे पास इसमें डिसऑर्डर्स होंगे और इसी के जो है वो नतीजे में हमारे पास हार्ट अटैक या फिर जो है वो डेथ भी हो सकती है. इसके बाद अगर हम कोरोनरी सर्कुलेशन में जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है उसकी बात करें तो ये होता है 200 ml पर मिनट और ये 4% ऑफ कार्डिक आउटपुट जो है वो फॉर्म करता है. अच्छा, इसके बाद अगर डेफिनेशन की बात करें कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होती हैं, तो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय इन्फ्लेमेशन एंड बिल्डअप ऑफ फैटी डिपॉजिट्स अलोंग द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोरोनरी आर्टरीज. बेसिकली होता क्या है इस कंडीशन के अंदर कि कभी जो है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर अगर फैटी डिपॉजिशन हो गई है, ठीक है, या फिर किसी इन्फ्लेमेशन कंडीशन की वजह से कोरोनरी आर्टरीज जो है वो नैरो हो गई हैं. अब उसकी जो इनर मोस्ट लेयर है वो इतनी नैरो हो गई है कि वहाँ का जो ब्लड सप्लाई है, वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है या डिक्रीज़ हो गया है या फिर समटाइम्स अगर ब्लॉक हो गया है तो क्या होगा कि हार्ट को जो अपनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी, जो ब्लड फ्लो रिक्वायर्ड था, वो उस तक नहीं पहुँचेगा. और उस कंडीशन में क्या होगा, हार्ट का जो फंक्शन है वो सही परफॉर्म नहीं होगा. ठीक है, हार्ट जो है वो अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा और ये बहुत सारी डिजीज़ को ये चीज़ जो है वो जनरेट कर रही होगी, जिसमें एंजाइना, देन हार्ट अटैक, ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस आती हैं तो जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे. अच्छा, फैटी डिपॉजिट्स जो है वो चाइल्डहुड में डेवलप अगर हो जाए तो ये थ्रू आउट द लाइफ स्पैन जो है वो इनलार्ज होते रहते हैं. ठीक है, और इसी थिकनिंग को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस. एंड दिस इज़ द रीज़न दैट वी नीड सम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस. क्योंकि हम जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे
फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं दैट आर कंट्रीब्यूटिंग इन द हार्ट डिजीजेस। जिस तरह हमारा कोई स्लीपिंग पैटर्न सही तरीके से नहीं होता, ठीक है, या फिर हमारा जो फैट इंटेक है वो बहुत ज़्यादा है, शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, ठीक है, वेट कंट्रोल नहीं है। तो बहुत सारे जो हैं रिस्क फैक्टर्स हमारी इस नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर ही मौजूद हैं जिनको हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये एथेरोस्क्लेरोसिस की नॉर्मल जो है वो डायग्राम है कि कोरोनरी आर्टरी में अगर यहाँ पर हमारे पास फैटी डिपोजिशन हो गई है फैट्स की, तो देन ये इनलार्ज होते होते क्या होता है कि एक वक्त जो है ऐसा आता है कि यहाँ पर जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया होता है या ब्लॉक हो जाता है। देन कंप्लीट जब हार्ट के पास सप्लाई पहुँचेगी ही नहीं, तो फिर हार्ट जो है वो एट लास्ट क्या होता है कि हार्ट अटैक की कंडीशन होती है, इस्कीमिया डेवलप हो जाता है, इन्फार्क्शन हो जाता है। अच्छा, इनकी क्या वजूहात क्या होती हैं इन सारी चीज़ों की? सबसे पहले तो हमारे पास नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स आते हैं जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, जिस तरह से एज है, फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक्स है। अब जाहिर सी बात है अगर किसी इंसान के जेनेटिक्स में कोई चीज़ है सो वी कैन नॉट चेंज इट, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, ओबेसिटी, लिपिड लेवल्स। अगर इन चीज़ों को, स्मोकिंग को जो है वो हम अपनी लाइफ से बिल्कुल इरेडिकेट कर दें, हटा दें, ओबेसिटी जो है यानी वेट को हम अपना कंट्रोल करें, फिजिकल एक्टिविटी को जो है वो हम इंक्रीज़ करें, लिपिड लेवल्स को जो है वो हम कंट्रोल में रखें, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कुछ हद तक इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर बॉडी के अंदर LDL की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ है, तो ये इंक्रीज रिस्क है फॉर डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिजीज़ेस। और अगर HDL का लेवल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एलिवेटेड है, तो ये डिक्रीज़ करता है इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज़ेस को। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं एंजाइना या फिर एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस इज़ बेसिकली चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट। ये क्यों होता है? ये होता है इस वजह से कि जब भी हार्ट मसल्स के पास इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं पहुंचता है, तो क्या होता है कि एंजाइना का पेन होता है जिसको हम कहते हैं चेस्ट पेन। ये बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टिंग, सफोकेटिंग, इंटेंस पेन होता है और ये रेडिएट हो सकता है टू वन और बोथ आर्म्स, नेक, जॉ और टीथ। अच्छा, अगर हम पेन इन कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की बात करें तो इट इज़ बिलीव कि जब भी कार्डिक मसल्स जो है वो इस्कीमिया की तरफ जाते हैं तो वो पेन प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्टामिन, काइनिन, सेलुलर प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स, और इसके अलावा कुछ लैक्टिक एसिड यानी कि एसिडिक सब्सटेंसेस को भी रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब इनकी एबनॉर्मली हाई कंसंट्रेशन हो जाती है तो पेन को जो है ये चीज़ें स्टिमुलेट करती हैं। अच्छा, एंजाइना की हम बात कर रहे थे, तो एंजाइना हम चेस्ट पेन को ही कहते हैं, ठीक है, और ये स्क्वीजिंग टाइप का पेन होता है। क्या इसके सिम्टम्स होते हैं? चेस्ट पेन, चेस्ट प्रेशर, स्क्वीजिंग सेंसेशन, पेन दैट स्प्रेड्स थ्रू योर नेक, जॉ, आर्म्स, बैक और बेली। अच्छा, एंजाइना कैन बी अ वार्निंग साइन ऑफ अ हार्ट अटैक, ठीक है। एंजाइना के हमारे पास जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स आती हैं: स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल, माइक्रोवास्कुलर, प्रिंजिमेटल या फिर वेरिएंट एंजाइना। एंजाइना जो है वो डिफरेंट वजूहात की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास आती है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइना दैट लास्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, और ये जो है वो एक्सरसाइज, स्ट्रेस की कंडीशन में होता है। जब पेशेंट जो है वो किसी भी स्ट्रेस की कंडीशन में हो या फिर फिजिकल एक्टिविटी उसकी इंक्रीज हुई हो, एक्सरसाइज की कंडीशन हो, ठीक है, तो क्या होगा कि हार्ट की जो नॉर्मल डिमांड है उससे उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और जब ये डिमांड पूरी नहीं होगी सो दैट विल कॉज अ चेस्ट पेन, और इस पेन को हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना। इसकी जो है वो वजह यही होती है कि फिजिकल एक्टिविटी, इमोशनल स्ट्रेस जो है वो बढ़ने की वजह से कार्डिक वर्कलोड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग टाइप का पेन होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेबल एंजाइना, और ये लॉन्गर भी होता है देन स्टेबल एंजाइना, और ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है, यानी कि ये एक्सरसाइज वगैरह की कंडीशन में नहीं होगा, ये रेस्टिंग कंडीशन में भी होगा, और ये मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन है। इसके बाद वी हैव माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना। माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना ये तब होता है जब स्मॉल आर्टीरियल ब्लड वेसल्स के अंदर स्पाज्म हो,
ठीक है, और उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है टू द हार्ट मसल वो रिड्यूस हो जाए, और दैट विल लीड टू अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन रेफर टू एज माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। इसके बाद जो आखिरी है हमारे पास ये है प्रिंसिमेटल या वेरिएंट एंजाइना। ये भी जो है वो हमारे पास स्पाज़म की वजह से होता है, ठीक है, और इसमें आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाती है, बट ये टेम्पररी होता है। डिफरेंस क्या है कि प्रिंसिमेटल एंजाइना जो है ये रिलैक्सिंग और रेस्टिंग कंडीशन में होता है, और ये यंग और हेल्दी लोगों को भी जो है वो इफ़ेक्ट करता है यूजुअली, लेकिन ये एक रेयर कंडीशन है, ये कॉमनली नहीं होता। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की। अच्छा, अब जब हार्ट के अंदर जो है वो प्रोलॉन्ग डिप्राइवेशन है ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की, ठीक है, तो अगर मायोकार्डियम की किसी भी सेल तक या किसी पार्ट तक जो है वो सही तरीके से ऑक्सीजन प्रोलॉन्ग नहीं पहुंच पा रही, तो ये क्या होगा कि वहाँ की जो उस पार्ट की मायोकार्डियल सेल डेथ हो जाएगी और नेक्रोसिस हो जाएगी, और इसी सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कि दिस इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन। डेफिनेशन की अगर बात करें तो इट इज़ नोन एज हार्ट अटैक and it is caused by the decrease or complete cessation of blood flow to the portion of myocardium, ठीक है, और ये जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है इट मे बी साइलेंट एंड गो अनडिटेक्टेड, ठीक है, यानी कि प्रोलॉन्ग अगर किसी पार्ट के अंदर, हार्ट के पार्ट के अंदर, मायोकार्डियम के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती जा रही है, तो अब क्या होगा, आखिर में उस पार्ट की जो है वो डेथ हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगा वो पार्ट, और उस पार्ट की इन्फेक्टेड होने की जो ऑल प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अच्छा, फिर अगर हम जो है वो इसकी कुछ टेस्ट की बात करें कि कौन कौन से टेस्ट जो है वो हम करवाते हैं नॉर्मली, तो ईसीजी सबसे पहले कॉमन, ठीक है, इसके अलावा जो है वो कार्डिक ट्रोपोनिन जो है वो देखा जाता है, और ये हाईली सेंसिटिव टेस्ट होता है, ठीक है, और ये पॉजिटिव रहता है फॉर 10 डेज। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी करवाई जाती है, जिससे हम हार्ट साइज और फंक्शन को जो है वो इवेलुएट कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है फॉर द इवेलुएशन ऑफ कि कोरोनरी सर्कुलेशन का जो स्टेटस है वो क्या है, और कोरोनरी ऑक्लूजन की जो साइट है वो डेमोन्स्ट्रेट कर ली जाती है, ठीक है, यानी कहाँ पर जो है वो हमारे पास ऑक्लूजन है, कौन सी जो है साइट के अंदर हमारे पास ऑक्लूजन हो रही है। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस होने चाहिए ताकि जो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। तो ये कौन कौन से हैं हमारे पास, सबसे पहले स्मोकिंग। इसके बाद हमें ऐसे जो है वो फूड्स को चूज़ करना चाहिए जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो, ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है जंक फूड, ठीक है, हम जो है वो फूड ले रहे हैं जिसका हमें फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा बल्कि नुकसान ही ज़्यादा हो रहा है, तो हमें जो है वो अपनी डाइट के मामले में कॉन्शियस होना है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट रिच फूड्स को जो है वो चूज़ करना है ताकि हम ऐसी आने वाली इन कंडीशन से जो है वो अपना बचाव कर सकें, ठीक है, और आपके बिकॉज यू आर द मेडिकल प्रोफेशनल, ठीक है, जो भी अभी यहाँ पर मौजूद है, आइदर कोई स्टूडेंट है फार्मेसी का है या एमबीबीएस का है या किसी भी उसका जो है वो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ है, ठीक है, बट यू आर अ मेडिकल प्रोफेशनल, तो यू हैव टू काउंसल द पीपल कि किस तरीके से जो है वो हम इन प्रिवेंटिव मेजर्स को अडॉप्ट करते हुए इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं, ठीक है। सॉल्ट इनटेक जो है वो भी हमें अपना लिमिटेड रखना चाहिए, शुगर इनटेक लिमिटेड रखना चाहिए, इसके अलावा वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर का जो इनटेक है वो हमारी डाइट के अंदर अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज़ को मैनेज करें, अगर जो है वो नॉर्मली लोगों के अंदर क्या होता है, अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है, ठीक है, अब वो उस एहतियात नहीं करेंगे, ठीक है, हमारे यहाँ तो ये बस एहतियात नहीं करेंगे और जो भी है उनका जो शुगर इनटेक है उसको लिमिटेड नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है वो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप अपने जो इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं उनको ये सारी चीज़ें काउंसल कर सकें, ठीक है। तो डायबिटीज़ को मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये तो एडवाइस हम सबके लिए है कि हमें जो है वो इनफ स्लीप लेनी चाहिए, नॉर्मली जो है वो 7 to 9 आवर्स जो है वो हमें पूरे करने चाहिए, ठीक है, और स्ट्रेस जो है वो हमें कम लेना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं।
अच्छा, रिसर्च के हवाले से अगर बात करें तो सिट लेस एंड मूव मोर। तो इसके तहत जो है वो ये है कि आपको फिज़िकली एक्टिव रहना है, ठीक है। और अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनको भी इस बारे में काउंसिल करना है कि फ़िज़िकली एक्टिव रहना जो है वो कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल का जो एरा है, फैसिलिटीज़ जितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी उतनी ही कम हो गई है, ठीक है। तो इसको हमें जो है वो मेंटेन करना है। और एक रिसर्च के मुताबिक हमें क्या पता चलता है कि अगर 150 मिनट्स पर वीक जो है मॉडरेट इंटेंसिटी की फ़िज़िकल एक्टिविटी की जाए तो ये क्या करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करेगी, कोलेस्ट्रोल को भी मेंटेन करेगी, ठीक है, कम करेगी, और हमारा जो वेट है वो हेल्दी लेवल पर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अगर हम अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट करें, मॉडिफिकेशंस करें, तो हम इन सारी चीज़ों से, आने वाली कॉम्प्लिकेशन से जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है वो कॉम्प्लिकेशंस अभी यहाँ पर मैं जो है वो मेंशन करना चाहूँगी साथ साथ, क्योंकि असाइनमेंट जो है वो आपका उससे रिलेटेड है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है इसके हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशंस में जो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हमारे पास होते हैं, यानी कि इरिथमियाज होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो फिब्रिलेशन, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास एज अ कॉम्प्लिकेशन जो है पेशेंट के अंदर हमें नज़र आ रही होती हैं। इसके अलावा पल्मोनरी एडीमा, कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो हमारे पास लेस हो जाएगा, और इसकी वजह से जो पेशेंट है वो हमें ड्राउजी फील होगा, ठीक है। उसकी पेरिफ्रीज जो है वो बिल्कुल ठंडी, यानी पेशेंट जो है वो ठंडा पड़ जाएगा, और उसकी बॉडी जो है वो साइनोसिस में चली जाएगी, ब्लूइश उसकी बॉडी जो है वो हमें नज़र आएगी, यानी साइनोसिस की कंडीशन होगी। इसके अलावा जो यूरिन आउटपुट है वो हमारे पास कम हो जाएगा, लेस देन 20 ml पर आवर। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हमारे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन और आती है, दैट इज़ पेरिकार्डाइटिस। अब वो आप लोग बताएंगे कि ये क्या होती है। इसके अलावा जो लेट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ना, लेट कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास मज़ीद हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस थी। अब इसके अंदर जो हमारे पास एक कॉम्प्लिकेशन है पेरिकार्डाइटिस, ये आपने पढ़ना है और मुझे बताना है कि ये क्या होता है, कौन सी कंडीशन होती है, ठीक है। और असाइनमेंट जो है वो आपने सबमिट करना है इसका लाजमी। अच्छा, फर्दर जो है वो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।